हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। हम लगभग क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसी क्रम को आज की वीडियो में भी आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं, इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करें, ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी रहे, आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकें। तो हम आज इसी वीडियो को, कल वाले टॉपिक को, मतलब बुक के क्वेश्चनों को आज कंटिन्यू आगे रखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो मैं आपको क्वेश्चन भी लिखता हूँ, आप भी ऐसे लिख लिया करो, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। क्या निकलवा रहा है? संकुलन क्षमता। ठीक है, तो संकुलन क्षमता की गणना कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बात सुनो पहले। जैसे मान लो ये कोई क्रिस्टल जालक है, ध्यान सामने दें। क्रिस्टल जालक है और ये किससे बना है? एकक कोशिकाओं से। ये पूरा क्रिस्टल जालक है और ये इसके अंदर उपस्थित एकक कोशिकाएं हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल जालक एकक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मान लो इस एकक कोशिका की संकुलन क्षमता 68% है, तो ये सभी एकक कोशिकाओं की 68% ही है, तो इस क्रिस्टल जालक की भी संकुलन क्षमता कितनी आएगी? 68% ही आएगी। सही है। संकुलन क्षमता आपको याद होनी चाहिए क्या होती है? कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता वही होती है जो उसमें उपस्थित एकक कोशिका की होती है। हमसे संकुलन क्षमता निकलवा रहा है, चाहे वो क्रिस्टल जालक की निकलवाए चाहे एकक कोशिका की, हमको एकक कोशिका की ही निकालनी है, क्योंकि एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ही क्रिस्टल जालक की होती है। क्लियर? तो अब उसने क्या दिया है, इस पर आते हैं अपन। संकुलन क्षमता ज्ञात करवा रहा है, देखो इधर। हाँ, संकुलन क्षमता किसकी ज्ञात करवा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। संकुलन क्षमता निकलवा रहा है सरल घनीय। एक तो इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करवा रहा है, वो गणना कीजिए। तो इसकी संकुलन क्षमता आपने निकाली थी 52.4%। मैंने आपको ये सॉल्व करवाया था कंप्लीट। मतलब कुल आयतन का अवयवी कण 52.4% आयतन घेरते हैं, और ये आपकी कॉपी में सॉल्व हो रहा है। इसको वापस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, पर आपको ये याद डायरेक्ट याद होनी चाहिए, सरल घनीय की 52.4 होती है। दूसरी कह रहा है अंतः केंद्रित घनीय की, इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, और इसकी संकुलन क्षमता आपने पढ़ी है, कितनी आती है अंतः केंद्रित घनीय की? 68%। ये आपकी कॉपी में मैंने सॉल्व करा रखा है, गणना करा रखी है। और तीसरी पूछी है उसने फलक केंद्रित घनीय की, और फलक केंद्रित घनीय की भी आपने निकाल रखी है, कितनी आती है? 74%, 0.74 या 74%। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करा रखा है, इसलिए दोबारा इसको करने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी में हो रहा है। ये क्लियर है? आप इतना इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? गणना कीजिए, पर आपको पेपर में कंप्लीट करना है। अब मैं इनको कराऊं, ये तो वापस हो रहा है आपकी कॉपी में, तो बार बार इसको करने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको आप लिख लेना फटाफट। जैसे आप कहें वीडियो को पॉज करो, तो फटाफट पॉज करना है, फटाफट नोट करना है। पॉज करो, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करो, इसे नोट करो फटाफट, जल्दी करना। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। ठीक है, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। ठीक है, चांदी का क्रिस्टलीकरण संग संग लिखते चलो FCC जालक में होता है। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई, इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर मतलब किनारा, कोर की लंबाई उसने कितनी दी है? 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर? तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। ऐसा आप क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने करने का, आपको आंसर करने का तरीका बताया है कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। पहले जो दिया है आपको लिखोगे। चांदी का क्रिस्टलीकरण कौन से जालक में होता है? FCC। फलक केंद्रित घनीय जालक, तो उसमें एकक कोष्टिकाएं कौन सी होंगी? फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना आपने पढ़ी है, तो उसमें एकक कोष्टिकाएं भी आपको पता है दोस्तों, फलक केंद्रित घनीय होंगी। सही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फलक केंद्रित घनीय फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एकक कोष्टिका होंगी ना इसमें, तो आप लिख सकते हो एकक कोष्टिका में अवयवी कण, अवयवी कण का सिंबल मैं n मानूंगा। घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व आ गया ना, घनत्व का क्वेश्चन है ये, घनत्व वाले फॉर्मूले से होगा। अवयवी कण n बराबर कितना आ जाएगा? 4, आपने पढ़ा है। सही है, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई जो आपने दिया वो लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है। एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर मतलब किनारे की लंबाई। ये तो A होता है क्या? किनारा, कोर, भुजा, है ना। A दी है, कितनी दी है? 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और घनत्व दिया है D, डेंसिटी 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करवाया है। चांदी का परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान मतलब कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क। घनत्व का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे? हम जानते हैं घनत्व का फॉर्मूला होता है D बराबर N इंटू M बटे AQ इंटू NA। सही है, निकालना क्या है? M, ये निकालना है ना। तो M बराबर क्या हो जाएगा? M ही तो ज्ञात करना है। M बराबर हो जाएगा D गुना AQ गुना NA, ये ऊपर चलेंगे बटे N। सबके मान है आपके पास, रख सकते हो। D का मान रख दोगे, मात्रक सहित रखना चाहो ज़्यादा बेस्ट है। A की पावर Q, A का मान है कि आपके पास Q मतलब पूरे का होल घात 3 हो जाएगा। Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23, N का मान 4। घनत्व निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है किस तरह से करना है? तो आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर? तो आपको M पूछा है, बाकी सब मान दे रखे हैं। घनत्व के फॉर्मूले में M पूछा है, ये सब कुछ दे रखा है।
दे रखा है ए दे रखा है पर ए क्यों रखना है, ए की पावर 3 कर दोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो खाली टाइम में कभी टाइम मिले मौका मिले आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं यहाँ तक छोड़ देना, मान लिख करके इनके सबके मान लिख करके छोड़ देना। समझ गए? तो आपको तो ये समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, ये तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, उससे पहले इसको फटाफट नोट करो। इसमें डी ए वगैरह के मान रख दो और फिर आगे खाली बराबर लगा करके छोड़ दो। कभी मौका मिले कभी टाइम मिले तब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। क्लियर? कैलकुलेशन यहाँ टफ है, पर पेपर में एग्जाम में कैलकुलेशन टफ नहीं आती है। अगर वहाँ पर कैलकुलेशन टफ आएगी तो लड़के का बहुत टाइम वेस्ट होगा। वो ऐसा कभी नहीं करता है, जो क्वेश्चन सेट करता है पेपर में वो ऐसी कैलकुलेशन देता है जो आसानी से सॉल्व हो जाए। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो पोज करो, नोट करो। जल्दी करो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पोज करके नोट करो, बार बार कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो इधर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, देखो इधर। एक घनीय ठोस दो तत्वों, क्वेश्चन को आप भी संग संग लिख लेना। एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। कॉफी की थ्योरी आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, तब बुक के क्वेश्चन होंगे। एक घनीय ठोस दो तत्वों P और Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु, घन के कोनों पर Q परमाणु, मतलब Q तत्व के परमाणु कहाँ हैं? कोनों पर। ठीक है। एवं अंतः केंद्र में P परमाणु स्थित है। अंतः केंद्र में P परमाणु स्थित है। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस यौगिक का सूत्र क्या है? मतलब आपसे यौगिक का सूत्र पूछा है। यौगिक का सूत्र क्या है? साथ में इसमें एक चीज और पूछी है, P एवं Q की उपसह संयोजन संख्या क्या है? क्लियर? एक बात और पूछी है, P व Q की उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें पहले तो यौगिक का सूत्र पूछा है और फिर P और Q की उपसह संख्या पूछी है। लिख लिया हो तो अब रुक जाओ और सामने ब्लैक बोर्ड की ओर देखो। एक घनीय ठोस दो तत्वों से बना है, P और Q। ठीक है। घन के कोनों पर, मतलब घन के कोनों पर Q परमाणु, जैसे ये घन है, बड़े ध्यान से देखो। घन के कोनों पर ये जो कोने हैं, कितने कोने हैं इसमें? 8। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस पर तो Q परमाणु है सभी, ये सभी Q परमाणु है कोनों पर। सही है। और अंतः केंद्र में P परमाणु, अंतः केंद्र समझ गए होंगे, बीच सेंटर में P परमाणु। तो यौगिक का सूत्र क्या है? अच्छा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, वैसे तो आपको ऐसा क्वेश्चन कराएं, Q परमाणु कोनों पर है तो इस घन में इसका कितना भाग होगा? 1/8। प्रत्येक Q का 1/8 भाग होगा तो Q परमाणुओं की संख्या आप निकाल सकते हो। कितनी आएगी? 8 कोने हैं इंटू 1/8, प्रत्येक कोने के कण का भाग, तो Q परमाणु की संख्या आ जाएगी 1।
सोच लो कैसे आएगी। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 8 कोने हैं। अच्छा, पी परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? पी अंतः केंद्र में है तो पी परमाणु की संख्या आ जाएगी 1। सूत्र निकालोगे, Q अनुपात P कर लो या P अनुपात Q कर लो। 1:1 मतलब यौगिक का सूत्र आ जाएगा PQ। दोनों का अनुपात 1:1 ही तो है। अरे घन के अंदर देखेंगे अपन तो Q है 1, P भी 1, तो फॉर्मूला PQ आ जाएगा। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। पेपर में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए, कैसे लिखोगे आपको लिखने का तरीका बताया है। आप लिख सकते हो Q परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है, अतः Q परमाणुओं की संख्या, पहले ये निकाल लोगे। सुन लो पहले, अभी क्लियर। फिर नीचे लिख सकते हो P परमाणु अंतः केंद्र में है, अतः P परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी घन में? 1। यौगिक का सूत्र P अनुपात Q 1:1, Q भी 1, P भी 1। जब दोनों 1:1 हैं तो यौगिक का सूत्र क्या आ जाएगा? PQ। क्लियर है? सही है। तो घन में ये आएंगे 1:1। जब घन में 1:1 आ रहा है तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? PQ। इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं। बात आई P और Q की, क्या पूछी गई है? उपसह संयोजन संख्या। सही है। अब इसमें एक बात देखो, P और Q की उपसह संयोजन संख्या को पूछ रहा है, उसमें लड़के को समस्या आती है। ये एक अंतः केंद्रित घनीय का कोष्टिका है। सही है क्या? अंतः केंद्रित घनीय है तो अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान है और एक अंतः केंद्र में है। बिल्कुल सही है। तो एक अंतः केंद्रित घनीय का कोष्टिका है, अवयवी कण सभी 8 कोनों पर और एक अंतः केंद्र में प्रेजेंट है। इस अंतः केंद्र के कण को देखो, ये कण सभी 8 कोनों के कणों को स्पर्श करता है। मैंने आपको बताई है ये बात, आपके दिमाग में बैठा लो खूब। अंतः केंद्रित घनीय का कोष्टिका में अंतः केंद्र का कण मतलब बीचों बीच जो कण है वो सभी 8 कोनों के कणों को स्पर्श करता है। ये ऊपर के 4 कोनों के कणों को और नीचे के 4, मतलब ये सभी 8 कोनों के कणों को स्पर्श करता है। तो इसके द्वारा कितने कण स्पर्श किए जा रहे हैं? 8। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या हो जाएगी 8। किसकी? P की। जब P की उपसहसन संख्या 8 है तो लड़का कहता है साहब फिर Q की कितनी है? मैंने Q की भी 8 आएगी, आप दिमाग तो लगाओ। Q की उपसहसन संख्या भी 8 आएगी। कैसे आएगी? लड़का कह रहा है Q तो कोने पर उपस्थित है, इसकी समझाओ। मैंने की एक बात बताओ, जब Q कोने पर उपस्थित है ये Q इस P को तो टच करेगा नहीं, इसको, इस कण को, ये कण इस कण को टच नहीं करेगा है भाई। ये बद्ध का कण इन सभी कणों को स्पर्श कर रहा है, ऊपर के 4 और नीचे के 4 कणों को। तो P 8 कणों को स्पर्श कर रहा है तो इसकी उपसहसन संख्या हो जाएगी 8। अब बात आई लड़के के मन में Q की। Q की उपसहसन संख्या कितनी आएगी? 8 आएगी। कैसे? बड़े दिमाग से सोचना। ये Q है, ये इस कण को स्पर्श कर रहा है नहीं? अरे यार, कोने का कण है, अंतः केंद्र के कणों को स्पर्श करेगा। तो ये कोने का कण जो है अपनी आसपास जितनी भी एकाक कोष्टिकाएं होंगी उनमें सभी अंतः के केंद्र के कणों को स्पर्श नहीं करेगा क्या? बड़ी कठिन बात है ये, इसमें आपका दिमाग घूमेगा और दिमाग को आप चलाना पड़ेगा। आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में सोचो है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, ये कोने का कण जो है, ढंग से सोचना, कितनी एकाक कोष्टिकाओं में बटा हुआ है? आपको पता है ये कोने का कण 8 एकाक कोष्टिकाओं में बटा हुआ है। मतलब ये कोने का कण 8 एकाक कोष्टिकाओं में सहभाजित है। तो सोचो, ये कोने का कण सभी 8 एकाक कोष्टिकाओं के केंद्र के कण को स्पर्श नहीं करेगा क्या? सोच लो पहले भाई। मैंने कहा अंतः केंद्रित घनीय का कोष्टिका में जो ये केंद्र का कण है ये सभी कोनों के कणों को स्पर्श करता है। अब जब ये कोने का कण 8 एकाक कोष्टिकाओं में बटा हुआ है, बड़े दिमाग से सोचो, आपने पढ़ा है कोने का कण 8 एकाक कोष्टिकाओं में बटा होता है। तो ये कोने का कण सभी 8 एकाक कोष्टिकाओं के अंतः केंद्र के कण को स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई। 8 एकाक कोष्टिकाओं में बट रहा है ये कोने का कण, तो सभी में जो अंतः केंद्र का कण है उसको स्पर्श करेगा। तो ये कोने का कण भी तो 8 एकाक कोष्टिकाओं में अंतः केंद्र के कण को, मतलब 8 कणों को स्पर्श करेगा। तो इसकी भी संकुलन, इसकी भी उपसहसन संख्या कितनी आएगी? 8। P की भी 8 और Q की भी 8।
सही है, क्वेश्चन क्लियर है? जगह छोड़ दो, पॉज करो, वीडियो को नोट करो, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपने लिख रखा है, ठीक है? जगह छोड़ो, अपनी भाषा में लिखो। कैसे लिखोगे? क्यू परमाणु कोनों पर उपस्थित रहता है, क्यू परमाणुओं की संख्या है, 70 से 1 निकाल दोगे। पी परमाणु अंतः केंद्र में है, अतः पी परमाणु संख्या 1। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे कैसे लिखना है? यौगिक का सूत्र पी अनुपात क्यू, 1:1 पी क्यू। उपसेशन संख्या लिख सकते हो, क्यू की भी 8, पी की भी 8। सही है? पी की तो क्लियर दिख ही रही है, अंतः केंद्र कण है, सभी 8 कोनों के कण को स्पर्श करेगा, आपको पता है। फिर समझा रहा हूँ, ये कोने का कण कितने का कोष्टिकाओं में बटा हुआ है? 8 में। तो प्रत्येक एक कोष्टिका में ये केंद्र के कण को स्पर्श करेगा ना, 8 है ये। क्लियर? अपनी बुद्धि को चला लेना भाई साहब, ये पानी पड़ेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। चलो भाई, एक न्यूमेरिकल है, नोट करना। मेरे संग संग नोट करो, जैसे कह रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13। हाँ भाई, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण, संग संग लिख लो, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण। नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। समझ के पढ़ोगे तो फायदों में रहोगे, रटो मत, हर चीज को समझो। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके परमाणविक द्रव्यमान, तो इसके परमाणविक द्रव्यमान परमाणविक द्रव्यमान 93U का प्रयोग करते हुए परमाणु त्रिज्या की गणना करिए। प्रयोग करते हुए परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है, पेपर में नहीं आएगा ऐसा की गणना करो। आर पूछिए, क्वेश्चन को बड़े समझ लो। परमाणु की त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करवाइए इसने। ठीक है? क्वेश्चन बड़ा कठिन है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, कैलकुलेशन कठिन है। कैलकुलेशन मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में कठिन आती है। यहाँ कठिन है, पेपर में बिल्कुल सरल आती है, कैलकुलेशन कठिन है। बात है कि क्वेश्चन होगा या नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। इसी चीज पर फोकस करते हैं और इसको देखते हैं क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं। क्या दिया है? अंतः केंद्रित घनीय संरचना, घनत्व का क्वेश्चन है, ये तो आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन में आप घनत्व पढ़ लो, घनत्व पढ़ते ही समझ जाना, घनत्व के फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। सही है? अंतः केंद्रित घनीय, आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अंतः केंद्रित घनीय एक कोष्टिका में, क्योंकि हमको आयन की जरूरत पड़ती है ना। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में पहले देख लो, परमाणु या अवयवी कण n बराबर कितने होते हैं आपने पढ़ा होगा। अंतः केंद्रित घनीय में 2, एक कोनों पर और एक बीचों बीच। अच्छा, घनत्व दे रखा है
घनत्व मतलब डी कितना दे रखा है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सही है। और परमाणविक द्रव्यमान दे रखा है, परमाणविक द्रव्यमान मतलब कैपिटल एम कितना दे रखा है वितरण में यू, यू का मतलब ध्यान आ गया होगा ग्राम प्रति मोल, सही है। और परमाणु त्रिज्या की गणना करवा रहा है, परमाणु त्रिज्या की गणना करवा रहा है, सही है क्या। आपको परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है। अच्छा कैसे निकालोगे साहब, लड़के ने देखा कि घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, दिमाग से सोचना, D बराबर N इंटू एम बटे AQ इंटू NA। मैंने क्या क्या दे रखा है, लड़का कहता है कि साहब घनत्व दे रखा है, मैंने बिल्कुल सही, N दे रखा है, उसने कहा है अंतः केंद्रित घनीय है, तो N का मान आ गया हमारे पास 2। M दे रखा है, मैंने बिल्कुल सही, कितना M का मान है इसमें ये दिख रहा 93 U 93 ग्राम प्रति मोल। Na का मान आपको पता ही है, हाँ, तो मैंने की ये निकाल लो ना। लड़का कहता है ए निकालना बड़ा कठिन है, मैंने की कैसे, ए निकल जाएगा साहब इस तरह से, ए निकाल लेंगे हम, AQ निकाल लेंगे। AQ बराबर कितना आ जाएगा, लड़का ने कहा AQ बराबर आ जाएगा N इंटू एम बटे D गुना Na, इस तरह से AQ आ जाएगा। और मैंने ए निकालना हो तो इसके पूरे का घनमूल लेवेगा, वर्गमूल नहीं घनमूल, जब ये आएगा। इन सब के मान रखे, हमको ए चाहिए, ए DNMNA, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना AQ निकालने के लिए, N इंटू एम बटे D अपॉन इंटू NA, N इंटू एम अपॉन D इंटू NA, अंडर रूट लिख जाएगा, अंडर रूट भी नहीं घनमूल, तो आपके पास आ जाएगा A। अब पेपर बात आए सबसे बड़ी समस्या घनमूल लेने की, बायोलॉजी वालों से तो मैं उम्मीद कर ही नहीं सकता घनमूल ले ले, मैथ वाले भी नहीं कर पाते हैं अधिकांश, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये किस तरह से होगा। कर सकते हो कैलकुलेशन तो कर लेना, पेपर में तो बिल्कुल इजी आता है। घनमूल निकलेगा जिससे आपके पास ए आ जाएगी। आपको ए नहीं पूछी उसने, परमाणु की त्रिज्या पूछी है, आर पूछी है, आर। एक बात मुझे बताओ, आपको ए और आर में संबंध पता होगा, कौन सी एक कोष्टिका है यहाँ पर अंतः केंद्रित घनीय है, उसके लिए आपने ए और आर में संबंध पढ़ा होगा, समझ लो ब्लैक बोर्ड पर सब चीज को पढ़ा होगा। √2a बराबर 4r, नहीं तो कॉपी के पन्ने पलटो, अंतः केंद्रित घनीय का कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकलवाई है, वहां पर ए और आर में संबंध है, ये आपको याद होना चाहिए। अंतः केंद्रित घनीय का कोष्टिका में ए और आर में संबंध, √2a बराबर 4r, सॉरी अंतः केंद्रित में, अंतः केंद्रित है क्या ये, तो अंतः केंद्रित में तो ये है √3a बराबर 4r। और फलक केंद्रित घनीय में, फलक केंद्रित घनीय में पढ़ाया आपने √2a बराबर पैरा, दोबारा सुन लो मेरी बात, आपको एक कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता निकलवाई थी। सबसे पहले फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका की, वहां ए और आर में संबंध था √2a बराबर 4r। और अंतः केंद्रित घनीय में क्या पढ़ाई थी, √3a बराबर 4r। और आद्य घनीय में a बराबर 2r। तो हमारे पास जब a निकल आएगा तो a का मान रख करके उसमें 4 का भाग दे करके हम r का मान ज्ञात कर लेंगे ना। तो पहले a निकालना है, ये सब आपके पास है, आपको घनमूल लेते हुए a निकलेगा, a निकल जाए उसके बाद a का मान रख करके हम r ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन की थीम समझ में आई कि कैसे होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। d है, a निकल ही आएगा, क्लियर, और a निकल जाए फिर आपको पता ही है अंतः केंद्रित घनीय में √3a बराबर 4r, a और r में संबंध, a है भुजा, r है गोले की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, इससे हम r ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नोट करना चाहो जितना भी, जैसे भी आप फटाफट नोट करें, वीडियो को पॉज करें, मैं कैलकुलेशन कराने बैठूंगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा, आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट नोट करें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगता है, आप समझने की कोशिश करना। देखो इधर, क्वेश्चनों को नोट करते चलो, समझते चलो, मेन चीज समझना है। रटने की आदत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अष्टफल के रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर, देखो क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, संग संग आप भी लिखो। यदि, संग संग चलो, अष्टफलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर, क्लियर, तथा निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या, तथा निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल आर हो, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध स्थापित करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। क्लियर, अष्टफल के रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध आपको स्थापित करना है। क्वेश्चन को समझना पहले भाई, नहीं तो नहीं होगा। सही है, देखो आपको पता ही है, जैसे मान लो मैंने ये, बड़े ध्यान से समझना, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं ब्लैक बोर्ड पर, देखो इधर बनाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, कितने अवयवी कण हैं ये, 4। ठीक है, अगर इसमें एक अवयवी कण मैं इसके ऊपर रख दूं और एक अवयवी कण मैं पीछे से जाकर के रख दूं, मतलब एक ऊपर इन 4 गोलों के और एक नीचे, समझ गए, एक तो ऊपर से और एक इसको नीचे से कवर कर दूं, मतलब कितने गोलों से घिर जाएगा ये, 6 से। और 6 गोलों के बीच में जो ये रिक्ति बनेगी, ये कौन सी रिक्ति बनेगी, अष्टफलकीय रिक्ति। आपको पता होगा अष्टफल की रिक्ति कितने गोलों से घिरी हुई है, 6 से। मैंने केवल कितने गोले दिखा रखे हैं, 4। आप ये मान लो अपने मन में 2 गोले और हैं, एक ऊपर से ढक रहा है इसको और एक नीचे से ढक रहा है, तो यहां पर ये रिक्ति बनी। इस रिक्ति को भी मैं एक गोला ही मान लेता हूं, है ना, या वृत्त मान लेता हूं। अब चलो, ये रिक्ति है, इसने क्या दिया है आप ढंग से देखो, अष्टफल के रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर, मतलब ये जो रिक्ति दिख रही है आपको बीच में अष्टफल की है, 6 गोलों से घिरी हुई, इसकी त्रिज्या तो स्मॉल आर है, और परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल आर है। ये जो परमाणु है इनकी त्रिज्या कैपिटल आर है। स्मॉल आर और कैपिटल आर में आपको क्या ज्ञात करना है, संबंध। संबंध ज्ञात करने के लिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, देखो ढंग से देखना, बन गया ए बी और सी, त्रिभुज बन गया एक है। इसमें ए से लेकर के सी तक की, कोई मुझे ए सी की लंबाई बता सकता है डायग्राम से, डायग्राम से एसी कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी एसी। लड़का ने कहा यहां से लेकर के यहां तक तो कैपिटल आर, क्लियर, और मैंने कि यहां से लेकर के यहां तक ये भी कैपिटल आर। भैया उसने कहा है
परमाणु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 स्मॉल आर नहीं हो जाएगी क्या? भाई ढंग से देख ले, ये है बीच की रिक्ति, इसकी स्मॉल आर इधर और स्मॉल आर इधर, तो AC बराबर कितनी आएगी? लड़का ने कहा R और R, A से लेकर के C तक की दूरी लंबाई कितनी आएगी? 2R, तो ये हो जाएगी प्लस 2 स्मॉल r हो जाएगी। बड़ा सही लिखा है क्या? 2 तो कैपिटल R और बीच में ये 2 स्मॉल r आ जाएगी। ये डायग्राम से मैंने लिखा है, डायग्राम को आपको दिखाया है, आपको समझाया है। अच्छा, अगर मैं कहूं पाइथागोरस प्रमेय से, बड़े ध्यान से समझना भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, सही है, मैं ऐसे लिख सकता हूं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ही लगाऊंगा ना मैं, AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर, लड़का कह सकता है AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, AC स्क्वायर बराबर AB कितना है? लड़के ने कहा कैपिटल R तो ये हो गई और कैपिटल R ये हो गई, AB बराबर 2R है। सही कह रहा हूं क्या मैं? और BC भी 2R आएगी। सही है क्या? है 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर 4R स्क्वायर हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा? मैं इतना गणित कम समझता हूं, है? इसको सॉल्व करेंगे तो 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर आएगा तो 8R स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर, ढंग से सुन लो, 2 की पावर 2 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर मतलब 8R स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आएगा? AC बराबर आ जाएगा √8R। आएगा कि नहीं आएगा बता लो। AC निकालोगे तो पूरे का अंडर रूट लोगे। √8 का मान कितना हो सकता है? 2√2R। अरे यार 8 को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, √8 है 2 गुना 4। 4 का √8 को ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 गुना 4। 4 का अंडर रूट आ गया 2 और इसका √2, तो 8 का अंडर रूट 2√2R आ गया। तो AC के आपको 2 मान मिल चुके हैं, बड़े ध्यान से समझना। मैंने कैसे निकाला एक बार और समझ लो। देखो, एक तो AC ये 2R और 2 स्मॉल r, 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r। पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, ये 2R हो गई और ये 2R हो गई, स्क्वायर कर दिया तो 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर मतलब 8R स्क्वायर आ गया। तो AC निकालेंगे तो √8R या 2√2R आ जाएगी। सही है क्या? गणित वाले ढंग से समझ सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहा होगा, मैं इधर साइड में कर रहा हूं अब। सही है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा। अच्छा, तो AC का मान 2√2R भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है। समीकरण 1 व 2 से बड़े ध्यान से समझना। सही है, 1 व 2 से मैं ऐसे कर सकता हूं, इनको बराबर कर सकता हूं। ढंग से देखना, 2R प्लस 2R, समीकरण 1 से AC का मान ही आ गया और AC का मान 2√2 भी R भी है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे 2√2R। कैपिटल R है। अच्छा, बिल्कुल सही किया है, देख लो। अब मैं एक काम करता हूं, इस 2R को पक्षांतरण करके उधर ले जाता हूं, तो 2R बराबर क्या आ जाएगा? 2√2R माइनस 2R। देखो, ये पक्षांतरण होकर के चला गया। सही है क्या? अरे सही है क्या? अच्छा, अब मैं पूरे में से इधर दो कॉमन लेने वाला हूं। मैं 2 कॉमन ले लूं पूरे में से, 2 बाहर आ गया, बचाओ क्या बचेगा? 2 कॉमन आ गया तो इधर को तो बचेगा √2। सही है, R है या इस करें ना, कॉमन ले लेते हैं 2R, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अंदर क्या बचेगा? इधर तो बचेगा √2 और इधर तो बचेगा 1। मैंने सही लिखा है क्या? भाई सही लिखा नहीं है तो गुना करके देख लो, 2R का वापस गुना करोगे तो 2√2R माइनस 2R आ जाएगा। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा तो
तो क्या बचेगा, R बराबर कैपिटल R, √2 का मान रख सकता हूं 1.414 अंडर √2 का -1। बताओ सही है क्या? ये तो 2 से 2 कट गया। अच्छा 1.414 में से 1 घटा तो कितना बचा, R बराबर 0.414 R, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे 1.414 में से 1 गया तो 0.4, ये स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध आ गया जो पूछा है उसने। दिमाग से देख लो, ढंग से समझ लो कैसे किया है, ये समझना जरूरी है किया किस तरह से है। फिर देखो AC का मान पहले देख लो, 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r है या नहीं है? 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ तक की लंबाई 2r है और ये भी 2r है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी AC निकाली तो ये आ गई 2√2r, दोनों बराबर कर दिए, ये बराबर ये। फिर तो गणित से सॉल्व किया है, 2r को मैं पक्षांतरण करके उधर ले गया, माइनस के 2r हो गया, इसमें से 2r मैंने कॉमन निकाल लिया तो √2 - 1 बचा, 2 से 2 कट गया और √2 का मान 1.414 - 1, तो ये R और कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध आ गया जो उसने ज्ञात करवाया है। तो बड़े ध्यान से देख लो कि इस तरह से मैंने किया है, कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉज करके नोट कर लो। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से नोट कर लो, बोझ पोज करके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जब कहें आपसे पोज तो वीडियो को फटाफट पोज किया करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो इधर, ठीक है। देखो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर FCC जालक रूप में, मैं लिख रहा हूं मेरे संग संग नोट करो, कॉपर FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। ये घनत्व के कई सारे क्वेश्चन हैं बुक में, सरल है, एक ही फॉर्मूला वही काम करता है घनत्व वाला। FCC जालक है तो समझ गए इसकी एक कोष्टिका कौन सी होगी, क्रिस्टल जालक की, FCC जालक की फलक केंद्रित घनी है FCC। क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई, जिसके कोर की लंबाई 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। आगे लिख रहा है यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व के मान में मापे गए घनत्व वो दे रखा है 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। क्वेश्चन को ढंग से देख लो, ढंग से क्लियर कर लो, पहले नोट कर लो कंप्लीट, फिर अब देखो आगे समझो।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। मैं तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ आंसर। एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत हो रहा है तो एक कोशिकाएं कौन सी होंगी, एफसीसी। फलक केंद्रित घनीय जालक है तो उसमें फलक केंद्रित घनीय कोशिकाएं तो मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं एफसीसी फलक केंद्रित घनीय फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक कोशिका बता दी उसने। एक कोशिका में परमाणु या अवयवी कण, एन का मान आ गया ना, एन बराबर कितना 4, जिसके कोर की लंबाई, सही है। तो हम लिख सकते हैं एक कोशिका के कोर की लंबाई, एक कोशिका की कोर की लंबाई है, कोर मतलब किनारा, उसकी लंबाई ए बराबर कितना दिया है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यह दर्शाइए कि गणना द्वारा किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व के मान में क्या होती है, समानता होती है। सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, यह दर्शाइए कि गणना द्वारा ज्ञात किए गए घनत्व और मापे गए घनत्व में समानता है। अच्छा, अपन को घनत्व ज्ञात करना है। लड़का कहता है बड़े ध्यान से सुनो कि घनत्व तो दे रखा है साहब, एम ज्ञात करना है। एम, मेरे मेन की यार, एम मत ज्ञात कर, गणना। देखो ये घनत्व जो दिया है वो मापा गया घनत्व है, सही है, मापा गया है। और ये अपन को गणना से निकालना है। गणना से कैसे, कि उसने हमें परमाणुओं की त्रिज्या दे दी, लंबाई वगैरह दे दी, अपन को गणना से भी घनत्व निकालना है। फिर देखना है कि दोनों एक जैसे आते हैं या नहीं आते, मतलब दोनों में समानता है या नहीं है। मापा गया घनत्व 8 पॉइंट पिंड में है, ये किसी उपकरण से नापा होगा। एक आपको गणना से भी निकालना है, घनत्व के फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूले से निकालोगे मतलब गणना से निकालोगे, और फिर ये देखो कि दोनों में समानता आती है या नहीं आती। मेरी बात समझ रहे हो। तो घनत्व ज्ञात करना है। परमाणविक द्रव्यमान इसमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, पर आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एम, कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान याद रख लेना 63.5 ग्राम प्रति मोल होता है। याद रख लेना कॉपर का कितना होता है, आपने पहले भी कई क्वेश्चनों में काम में लिया है। कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान इतना होता है। अब एक बात सुनो, घनत्व निकालो आप। जो आप घनत्व निकालोगे इस फॉर्मूले से, हम जानते हैं D बराबर N इंटू एम बटे ए क्यू इंटू एन ए। ये आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास सभी मान है। N का मान 4 है, M का मान 63.5 ग्राम मोल इनवर्स है, बटे ए का मान, ए कितना है, ए कितना है, ए कितना है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 पूरे पे घात कितनी 3 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एन ए का मान आप लिख दोगे 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। मात्रक से लिख रहा हूं मैं, प्रति मोल। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स हो जाएगा, मस्त तरह से अपन को घनत्व आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जो घनत्व आता है वो देखो कितना है, वो जितना भी आता है। अगर दोनों 8 पॉइंट बिन में है, ये भी मान लो तुम्हारा मान 8 पॉइंट बिन में आया, मान लो आया 8 पॉइंट बिन में, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने गणना से निकाला, जो भी मान लो इतना आया, और उसने मापा हुआ भी इतना दिया है। इसका मतलब आप नीचे लिख सकते हो गणना द्वारा प्राप्त और मापा गया घनत्व दोनों समान है और दोनों एक जैसे नहीं आते हैं। तो ये मान लो 7.21 ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों समान नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है आपका 8 पॉइंट बिन में उसने दे रखा है, मापा गया, और गणना द्वारा आपको 8.51 में मिल जाए, तो भी आप लोग लिखोगे घनत्व लगभग समान है, मापे गए और गणना द्वारा ज्ञात। सही है। तो आपको ये घनत्व निकालना है, ये कितना आए मुझे नहीं पता, मैंने तो ये डायरेक्ट लिख दिया जितना भी आए, और फिर इसकी समानता देखना मापे गए घनत्व से। दो फिर आंसर लिखना, अगर दोनों एक जैसे हैं तो लिख लेना दोनों समान हैं, और नहीं तो लिख लेना दोनों समान नहीं है। इस तरह से होगा ये। क्लियर है ना। तो इसको फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।